देखिए, आज हम कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ा था, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए। और ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, इसको देख लीजिए। किसी कारणवश मैं आज बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाया, इसलिए हमने आज रफली पढ़ाना चाहा आप लोगों को। देखिए, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, कूलॉम्स का जो लॉ है वो डिपेंड है दो चार्ज पर, दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2। इफ़ इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r हो, तो कूलॉम का नियम जो है F इक्वल टू बनता है, यानी जो फोर्स लगता है दोनों चार्जों के बिटवीन 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ का आज हमें वेक्टर फॉर्म देखना है। वेक्टर फॉर्म में कैसे इसको निकाला जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। हमें सबसे पहले करना क्या है, कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ओरिजिन लेना है पॉइंट O, और दो एक्सिस बना देने हैं x और y। लेट कर लेना है, एक पॉइंट चार्ज आपका Q1 है, एक पॉइंट चार्ज आपका Q2 है, दो पॉइंट चार्ज हैं आपके। ओरिजिन से जो पॉइंट चार्ज Q1 है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो वेक्टर R1 है। ये वेक्टर R1 है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, वेक्टर R1 है। ओरिजिन से जो Q2 है वो वेक्टर R2 है। ये वेक्टर आपका R1 है, वेक्टर R2 है। अब Q1 Q2 की ये दिशा होगी। अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है, इसका आपको लेना है, ये आपका बनेगा R12 वेक्टर में। जो Q2 से Q1 है वो है आपका डिस्टेंस वेक्टर R21। अब आपके इस पॉइंट चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स आपका होगा F12 वेक्टर F12, एक होगा वेक्टर F21। तो वेक्टर F जो 12 होगा वो इस दिशा में लगेगा। वेक्टर F12 क्या है, यानी फोर्स ऑफ चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, यानी Q1 पर जो बल लग रहा है वो Q2 के कारण लग रहा है, तो F1 इस दिशा में होगा। सेम इसी प्रोसेस में आपका जो फोर्स लगेगा वो होगा 2-1, यानी फोर्स जो लग रहा है, यानी 2-1 पे, 2-1 क्यों है, जो चार्ज 2 पे फोर्स लग रहा है वो चार्ज 1 के कारण लग रहा है। यानी जो Q2 आवेश Q2 पर जो बल कार्य कर रहा है वो आवेश Q1 के कारण कार्य कर रहा है, तो इसलिए आपका होगा F21 ड्यू टू चार्ज Q1। तो आपका ये दोनों हो गया। अब हम इसी प्रकार अगर कूलॉम्स लॉ से देखें, तो कूलॉम्स लॉ में क्या करेंगे, F12 करेंगे, तो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, यहाँ पे आपको r² लिखना होता है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन में है F12 के डायरेक्शन में है वही हम डिस्टेंस लेंगे। तो F12 की डायरेक्शन में है R21, तो इसलिए हमें यहाँ लेना है, R21 का हम यहाँ स्क्वायर करेंगे, वेक्टर हट जाना है, और यहाँ पे R21 का हमें लेना है एकक सदिश, यूनिट वेक्टर। R21 का क्या लेना है, यूनिट वेक्टर। सेम अब इसी प्रकार अगर हम F21 ले लें, तो 2-1 लेंगे, तो यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2
अब आर F21 है, तो F21 के डायरेक्शन में क्या है, F21 के जो डायरेक्शन में है वो देखिए यह है आपका वो R12। देखिए दोनों की दिशाएं देखिए, डायरेक्शन देखिए दोनों की सेम है, यानी F21 की डायरेक्शन में है R12, तो ये आपका होगा R12 का स्क्वायर, और एक यूनिट वेक्टर आपको यहीं लेना है R12, यूनिट वेक्टर कैप लिखते हैं R12 कैप। इस प्रकार आपका ये दोनों वेक्टर फॉर्म में आ चुके हैं। इसी को अगर हम चेंज करके लिखें तो F12 को हम चेंज करके लिख सकते हैं, F12 को हम चेंज करके लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R जो 21 है इसको हम केवल R स्क्वायर लिख दें, R21 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद में वेक्टर का रूल, वेक्टर हट जाता है वहाँ से। अब इस एकक सदिश को भी हम चेंज कर सकते हैं। हमने पढ़ा है क्लास 11th में कि अगर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर ये अपान माड ये होता है। तो इसी प्रकार अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करके लिख सकते हैं F12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसको चेंज करके लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपान R का माड। अब माड निकल गया तो फिर ए ऋणात्मक वैल्यू हो गया, तो इसको हम R³ कर सकते हैं। इसी प्रकार आप चाहें तो आप 21 को भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको अब हम कर सकते हैं F12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R³ R21। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और आपको ये चित्र बनाना है और ये नोट करना है। अब रही बात आप मानेंगे कैसे, तो आपको चित्र बनाने के बाद में आपको पहले कुछ भाषा लिखनी है, फिर आपको ये उतार देना है। तो आप लिखेंगे क्या, माना, चित्र बनाने के बाद में आप मान लेंगे, तो माना Q1 व Q2, माना Q1 व Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं। माना Q1 व Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं, जो बिंदु ए व बी पर निर्वात में रखे गए हैं। आपको पॉइंट बना देना, ये भी जो आपने ए बी हमारा है यहाँ ये बी कर देना। जो बिंदु ए व बी पर निर्वात में रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। फिर आपको लिखना है इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब आप लिखेंगे और डैश लगा देंगे, तब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा, F21 होगा, तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, आप यहाँ देख रहे हैं Q1 के कारण जो Q2 पे बल लग रहा है वो आपका क्या लग रहा है, Q1 के कारण जो Q2 पे बल लग रहा है वो F21 लग रहा है, और जो Q2 के कारण Q1 पर लग रहा है वो F12 लग रहा है। तो इसी प्रकार लिखेंगे
और लगा देंगे, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल है वो आपका क्या है, F12। तब डैश लगा के और आप ये इतना जो आपने पहले पढ़ा है इसको आप कॉपी कर देंगे, इतना जैसे आपको कॉपी करना है। तो आपका ये कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप था। अगला हमारा हेडिंग है कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व क्या है? देखिए, कूलाम के नियम का महत्व है वो 2 पॉइंट में हम लिखते हैं। सबसे पहला, कूलाम का नियम बड़ी से बड़ी, कूलाम का नियम बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, इन कोष्टक में हम लिखेंगे 10⁻11 टू 10⁻15 मीटर। कूलाम का नियम बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी दूरियों के लिए सत्य है, दूसरा लिखेंगे, कूलाम के नियम के द्वारा ही परमाणुओं से मिलकर अणु तथा अणुओं से मिलकर पदार्थ बनने की संरचना को समझने में सहायता मिलती है। यह आपके कूलाम का नियम पूरा ख़त्म हो चुका है। कूलाम का नियम क्या होता है हमने बता दिया आपको। कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म क्या होता है हमने बता दिया आपको। कूलाम के नियम का महत्व क्या है ये हमने बता दिया आपको। इस चैप्टर के अगले हेडिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने आपको रफली पढ़ाया है, बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाया।